अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, महंगाई का जिन बेकाबू है और इसी वजह से अवाम शायद ज़हनी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं और दिन ब दिन जराइम की जो शरह है वो भी इसी वजह से बढ़ती चली जा रही है। दीगर मुश्किलात भी हैं, जहाँ पर इंतज़ामी मामलात भी सामने आते हैं वहाँ पर भी अल्टीमेटली अवाम को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही तमाम तर खबरें आज के प्रोग्राम में शामिल हैं, लेकिन सबसे पहली नज़र टॉप स्टोरीज। महंगी बिजली से लगी महंगाई की आग, पेट्रोल महंगा करने की तैयारी। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से चीनी 200 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। दूध और दही की डबल सेंचुरियां, मुल्की एहतजाज भी काम न आया। सियालकोट में अंधोनाक वाकया, डॉक्टर ने खातून का पेट काट कर हामिला खातून की लाश बॉक्स में बंद कर दी। बच्चा अगवा के चंद लम्हों बाद जाम भाग। सीसीटीवी फुटेज सुनो न्यूज़ को मौसूल। बहावल नगर की नवाही बस्ती जंडवाला में अताई डॉक्टर खातून का ऑपरेशन करते रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम खुद को MBBS डॉक्टर जाहिर करता था। नौजवान को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। फैसलाबाद मिल्लत टाउन में जमींदार का नौजवान पर हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद। कंबर शाहदाद कोर्ट में जहरीली लस्सी पीने से मुबैना तौर पर एक ही खानदान के 4 अफराद जा बहक। DG हेल्थ सिंध का नोटिस, खाना और लस्सी के सैंपल लेने की हिदायत। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोटी, दूध, दही, दालें और चावलों की कीमतों में सरकारी सतह पर इजाफा कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया ने अपने नोटिफिकेशन में रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी, जबकि लाहौर में पहले ही 20 रुपए की फरोख्त हो रही है। इसी तरह दूध 180, दही 200 रुपए फी किलो जो है महंगा हो चुका है और अब सरकारी सतह पर दूध की कीमत 140 से बढ़ाकर 160, जबकि दही की कीमत 165 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए फी किलो कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें दालों की, तो दाल मसूर 250 से बढ़ाकर 270 रुपये, चावल की कीमत 10 रुपये इजाफे के बाद 300 रुपये से 310 रुपये फी किलो कर दी गई है। दूसरी जानिब ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भी तैयार करके भिजवा दी है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। महंगाई की ये सूरत हाल मजीद बिगड़ती चली जा रही है और महंगाई का ये जिन बेकाबू हो चुका है। दही भी अवाम की पहुंच से दूर है। दूध 230 रुपये किलो, जबकि दही 320 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। कराची से दुआ शकील पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। दुआ बताइएगा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, क्या कहते हैं अवाम? मौजूद हूँ मैं दूध और दही की दुकान के ऊपर। अब जो है महंगाई का बम वैसे ही अवाम पे गिर चुका है और दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। दूध जो है वो 230 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि दही जो है 320 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे पास बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं बढ़ती कीमतों के बारे में। जी बताइएगा। पाकिस्तान के अंदर महंगाई जोर के ऊपर है। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड दूध और दही और खाने पीने की चीजों पर असर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान। इन दिनों दूध और दही की कीमत बढ़ा दी गई है और पता नहीं है इसके साथ डॉलर के साथ साथ इसकी कीमतें और कहां तक बढ़ेंगी। हुकूमत से यही इनका मुतालबा था कि इनकी इन चीजों पर जो है गौर किया जाए, इनकी कीमतों पर गौर किया जाए ताकि शहरियों को कोई परेशानी ना हो सके। जी तो दुआ शकील पराचा हमें कराची की सूरत हाल के हवाले से बता रही थी कि कराची में महंगाई का तूफान है और बेचारे अवाम परेशान है। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तौसीम अब्बास से जानते हैं। तौसीम, बताइएगा कि फैसलाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है, वहाँ के अवाम क्या कहते हैं? आदमी की और महंगाई की जंग में आम आदमी की हार हो चुकी है। इस रस्साकशी में आम आदमी हार गया है, आम आदमी बेबस हो गया है। अलमिया ये है कि खाने पीने की अशिया भी आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में नहीं रही। पहले कहा यह जाता था कि आम आदमी अगर गोश्त नहीं खा सकता तो दालों सब्जियों पर गुजारा कर ले, लेकिन अगर शहर फैसलाबाद की मैं सिर्फ बात करूँ तो फैसलाबाद के अंदर जो रेट इस वक्त चल रहे हैं दालों सब्जियों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो उन्हें खरीद सके। अगर मैं सिर्फ सब्जियों की बात करूँ, टमाटर 100 रुपये, आलू 100 रुपये, प्याज जो है वो 150 रुपये और जो लहसुन है 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। तो दालों के हवाल हैं वो भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। दाल चना जो है 150 रुपये, सफ़ेद चने 370 रुपये और दाल जो है माश वो 260 रुपये किलो तक शहर में फ़रोख्त हो रही है। आम आदमी में मायूसी की लहर है। आम आदमी का यही कहना है कि हुकूमत वक्त को कम अज़ कम खाने पीने की अशिया सस्ती करनी चाहिए। इस महंगाई में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। इसके साथ साथ बिजली के बिलों की जो कहानी है वो तो ज़ुबान ज़द आम है, हर शख्स की ज़ुबान पर है। जी
बात करेंगे हम उकाड़ा की, जहां पर बिजली महंगी होने पर आवाम तो सरापा एहतजाज है ही, लेकिन ताजरों ने भी शटर डाउन हड़ताल की है और बाज़ मार्केटें जुज़वी तौर पर, बाज़ मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। ताजरों का ये कहना है कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, उनके कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान चौधरी इस वक्त मौजूद हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अब्दुल हमीद जज के साथ, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सलमान, क्या कहना है ताजरों का इस हवाले से? बड़े शहरों की तरह आज उकाड़ा में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई, जिसका मकसद बिलों में इजाफे को कम करवाना है। इस हवाले से अंजुमन ताजरान की तरफ से अगला लाहे अमल जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अब्दुल हमीद जज। उनसे जानते हैं कि उनका अगला लाहे अमल क्या होगा। जो भी इस मुल्क की आवाम के साथ जो भी बदसलूकी और इनके साथ जालमाना कार्रवाई की जा रही है कि बिजली के बिलों में इंतहा इजाफा जो कि मुल्क में हर आवाम, गरीब आवाम की बर्दाश्त से बाहर है। 2 सितंबर को पूरे मुल्क की हड़ताल की जाएगी। बिलों में अगर ये कमी ना की गई और आज और एक और जो फैसला ये गवर्नमेंट करने जा रही है कि ये पेट्रोल में आज भी कीमत में इजाफा करेगी। अगर पेट्रोल में भी इजाफा किया गया तो ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। जी बिल्कुल, मरकजी अंजुमन ताजरान चेयरमैन का भी यही कहना है कि अगर इनके बिलों में इजाफा और पेट्रोल की कीमतों में कमी ना की गई तो ये मुल्क के लिए एहतजाज जारी रहेगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक जालमाना टैक्स वापस नहीं लिए जाते। जी तो सलमान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई में इजाफा हो रहा है, अगर हम दूध दही की बात करें, सब्जियों की बात करें तो वो तो महंगी है, लेकिन महंगाई की अगर बात करें तो बिजली महंगी हो रही है, चीनी महंगी हो रही है और आवाम के पास सिर्फ एक ही हल है कि एहतजाज वो कर रहे हैं। आवाम का क्या कहना है इस तमाम सूरत हाल पर, वो देख लेते हैं। तनख्वाह 15,000 रुपया बिजली का बिल आ गया। गरीब आदमी तो मर गया, जो उतों मर जाते इतने दफनान आ जाते, बाकी माल लैके इतों बाहर चल जाते। कोई अपना मोटरसाइकिल बेच रहा, कोई बच्चों दी बालियां बेच रहा, कोई खुदकशी कर रहा। इन्होंने कोई शर्म हजा ही कोई नहीं हैगी। महंगाई ने तो हालत बुरी कर दी हमारी, हर तरफ आग लगी हुई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, हर आटा देखें, आटा कितना महंगा हो गया है, कमर तोड़ के रख दी हमारी। खुदकशी पे बंदा मजबूर हो जाएगा। मैं 20,000 रुपया मंथली लेता हूँ, मेरा जो घर का खर्चा अब इस बार 30-35,000 में मकरूज हो गया हूँ। जो हुक्मरान है इनको मराहत दी जाती है, किस लिए दी जाती है ये रोकनी चाहिए। इन्हें सोचना चाहिए, अपनी याशियाँ कम करें। बच्चे रो रहे हैं, कोई खर्चा पूरा नहीं सी सकता, हद का नहीं कोई महंगाई, इतना महंगाई हो गई है। वो बच्चे जो है बाहर हो गई है महंगाई, पेंशन उतनी है, गुजारा मुश्किल से हो रहा है। जो गरीब तबका है और दबते जा रहा है और दबते जा रहा है। हुक्मरान हमें रिलीफ देना ही नहीं चाहते, वो हमारा खून चूसना चाहते हैं बस। अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है ये तो आपने जान लिया। मौशी अशारिये तो गुज़िश्ता माली साल में बढ़ी हुई महंगाई की शरह कम ही दिखा रहे हैं, मगर महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है। महंगाई को स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा करके कंट्रोल करने की कोशिश की है, मगर अशिया की कीमतें हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। सरकारी आदाद शुमार में गुर्बत में इजाफे की वजह लोगों की कुव्वत खरीद ना होने से अशिया की तलब में कमी बताई जा रही है। मुल्क की मौसमी अबतर सूरत हाल की वजह से मुल्क में पैदावार में भी कमी वाक़ हुई है। इस तमाम सूरत हाल पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के इख्तिताम पर पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.7% थी, जो PDM हुकूमत के दौर में जुलाई के महीने के इख्तिताम पर 28.3% पर बंद हुई। मखलूत हुकूमत के 1.5 साला दौर में महंगाई की शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रवां साल मई में 38% पर पहुँच गई थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा हुआ, जिसके बाद सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह 25.34% हो गई। सालाना महंगाई की शरह 7 महीनों में पहली बार जून 2023 में 29.4% हो गई, जो मई में 38% की बुलंद तरीन सतह पर थी। पाकिस्तान में सालाना अफरात ज़र की शरह जुलाई 2023 में मुसलसल दूसरे महीने में 28.3% तक कम हुई, जो जनवरी के बाद की कम तरीन सतह है। इसकी वजह स्टेट बैंक की सूद की बुलंद तरीन शरह 22% और अशिया की मांग में कमी करार दिया जा रहा है। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद और मुल्की सतह पर किए जाने वाले सख्त मालियाती इक़दामात के नतीजे में मुख्तलिफ शोबों में पैदावारी इन्हतात भी कंट्रोल से बाहर है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पैदावार में तकरीबन 10% कमी हुई। इनमें आयरन और स्टील की सनतें भी शामिल हैं, जिनकी पैदावार कम होने से तामीराती शोबे में कारोबार तकरीबन ठप हो गया है। शोबा खुराक में 54%, मशरूबात में 13.4% और टेक्सटाइल में 58
3.18% कमी वाक़ हुई है। खाद, फर्नीचर, लकड़ी की सनतों वगैरह की पैदावार में भी कमी आई है। मईशत की रगों को खून पहुँचाने वाली सनतों की पैदावार में कमी मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से खास तौर पर लम्हाए फिक्रिया है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की ज़िशान, जैसा कि हम महंगाई की बात कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं पर अगर बिजली चोरी होगी तो बिजली की कीमतों में इजाफा ही होगा, क्योंकि चूनिया में ये वाकया पेश आया है कि चूनिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में माहाना 20 लाख रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ सामने आया है। एडमिन ऑफिसर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को खत लिखकर माहाना 20 लाख रुपए से जायद की बिजली चोरी का इंकशाफ किया है। ये मामला है क्या, इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अब्दुल गफूर अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गफूर, बताइएगा इस तमाम तर मामले के बारे में। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चूनिया में मौजूद हूँ। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की चूनिया जो बिजली चोरी का एक बड़ा स्कैंडल है वो मंजर आम पर आ चुका है। इसी हवाले से जब हमारी एडमिन ऑफिसर से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को एक खत लिखा है जिसके मुताबिक तकरीबन जो इसके इर्द गिर्द जो आबादियाँ उनको जो बिजली वो चोरी कराई जाती है, तकरीबन एक माह में 20 लाख की तो बिजली है वो यहाँ से चोरी होती है। उनका मजीद कहना था जब बिजली जाती है तो जो ओवरलोडिंग होने की वजह से जहाँ पर जो जनरेटर हैं वो बार बार ट्रिप करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो एक्सरे और डेल्सी जो मशीनें हैं वो बार बार बंद होने की वजह से जहां जो एमरजेंसी में मरीज़ होते हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से जब हमारी यहाँ पर मरीज़ों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारा हाल हकाम से अपील है इस पर नोटिस लिया जाए और जो बिजली चोरी का जो स्कैंडल है इस पर नोटिस लिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि जो हमें जहाँ पर जो परेशानी आती हैं इससे हमारी जान छूट सके। जी, बिजली चोरी का ये इंकशाफ चूनिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हुआ है और हुकाम बाला से रिक्वेस्ट तो की गई है कि इस बारे में नोटिस लें। अब देखना ये है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी तमाम तर बोझ आवाम पर आता है, क्योंकि एक जानिब महंगी बिजली है और दूसरी जानिब ये लाइन लॉसेस हैं। लाइन लॉसेस यही हैं कि बिजली चोरी की जाती है। अब देखना ये है कि इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की जाती है, हुकाम बाला इस सिलसिले में क्या करते हैं। ज़िशान, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद साहब, जो कि MS हैं THQ अस्पताल चूनिया के। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया में 20 लाख से ज़ायद बिजली चोरी का इंकशाफ सामने आया है। सर, ये क्या अभी आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, कब से बिजली चोरी हो रही थी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, इस तरह है कि मेरे अभी ठीक एग्जैक्टली 25 to 30 डेज पहले एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेरी अपॉइंटमेंट हुई है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चुनिया में, और इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। ये जब आपके मीडिया ने ये चीज हाईलाइट की है आफ्टर टेकिंग ऑफ द चार्ज ऑफ अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद ये कल मुझे रिपोर्ट पेश की गई है और मुझे पता चला है कि इस हॉस्पिटल के ऊपर ऑलरेडी ये एलिगेशन हैं कि यहाँ पे पुराने काफी सालों से ये एलिगेशन आ रही हैं कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट रेजिडेंसीज को ये जो है बिजली प्रोवाइड की जा रही है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की रेजिडेंसीज और ऑफिसेज हैं जहाँ पे हॉस्पिटल की लाइन कनेक्टेड है और वहाँ पे की जा रही है सप्लाई। इस चीज को कल ही जब मीडिया ने हाईलाइट किया, आपके नोटिस में ये तमाम तर जो मामला है वो आ गया है, अब फर्दर क्या कार्रवाई करेंगे आप इस पर? जी मैडम, इसमें मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैंने इस चीज के ऊपर बाकायदा इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है जब ये इशू हाईलाइट हुआ है, और ये मुझे कल ही इशू हाईलाइट होकर पता चला है। इससे पहले जब से मैंने चार्ज टेकअप किया हुआ था मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ऐसी कोई एलिगेशन वगैरह आ रही है और ऐसे मामला चल रहे हैं। तो मैं इस चीज की यकीन दहानी करवाता हूँ आपके मीडिया प्लेटफॉर्म से कि इंक्वायरी कमेटी बनाने के बाद अच्छा सर, जरा क्लियर कर दीजिएगा कि जो एडमिन ऑफिसर हैं क्या उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है? नहीं मैडम, हमारे जो यहाँ पे PMQ डिपार्टमेंट की तरफ से एडमिन ऑफिसर ऑलरेडी डिप्लॉय हुए थे, वो खुद रिजाइन करके यहाँ से गए हैं। उनको नौकरी से बिल्कुल भी नहीं किया गया, क्योंकि ये जो PMQ डिपार्टमेंट है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की एक प्राइवेट कंपनी है जिनके थ्रू उन्होंने सारे क्लर्क्स हॉस्पिटल के खत्म करके और वहाँ पे PMU ऑफिसर्स को तैनात किया गया था। इसमें हमारे हॉस्पिटल का चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तमाम तर मामले की तहकीकात करें, क्योंकि बिजली की वजह से होने की वजह से काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना है आम आवाम को। हमारे साथ अहमद साहब मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि माहिर मुआशियात हैं, उनसे बात करेंगे महंगाई के हवाले से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाएगा कि इन्फ्लेशन रेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जो आवाम पर बोझ आ रहा है उसकी वजह से आवाम डेफिनेटली उनका जो ज़िंदगी है वो बेहद मुतासिर हो रही है, एहतजाज भी हो रहे हैं।
کہا یہ جاتا ہے کہ IMF کی جانب سے جو مالیاتی اقدامات کرنے کا کہا گیا تھا اس کا یہ رزلٹ ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان حالات کو اور کیا نیئر فیوچر عوام کو کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے؟ نہیں، آئی تھنک یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایک قسم کی بہت شدید قسم کے بحران کا شکار ہے، اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، ایک فیکٹر نہیں ہے. بٹ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے، حکومتی نظام، وہ بے قابو ہو چکا ہے. اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں اور اس میں جو حکومت کی ریونیوز ہیں، ٹیکسز ہیں، وہ پورے نہیں ہیں. اور اس کو پورا کرنے کے لیے قرضے جو لیے جاتے ہیں وہ اب ایسی لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ مزید قرضے جب لیتے ہیں تو وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں اور بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹس پہ ملتے ہیں. سو یہ پورا نظام جو ہے اس وقت میرے نظر میں ختم ہو چکا ہے، اور اب اس سے نکلنے کے لیے کوئی آسان طریقہ نہیں ہے. پورے نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا جو سائز ہے، جتنا بڑی حکومت ہم نے بنا لی ہے اور ہر چیز میں اس کی دخل اندازی بھی ہے، اور جو چیزیں وہ کرتی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے وہ بھی وہ کرتی ہے، اور نوکری شاہی کے بیسس پہ وہ چلتی ہے، اور اکنامک فنڈامنٹلز کو ہم بھول چکے ہیں. تو اب یہ چینج کرنا جو ہے یہ بڑے معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اخراجات کی بات کی، اس کے مقابلے میں ہم اگر ریونیو کلیکشن کی بات کریں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ نہیں ہے، FPR جو ہمارا ٹیکس کلیکشن کا ہدف مقرر کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریالٹی بیس تھا، وہ اتنا جو ہے وہ حقیقت پسندانہ تھا کہ اس کو اچیو کیا جا سکتا، یا جو اب بجٹ میں کیا گیا ہے وہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ نہیں، آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ بجٹس ہمارے بہت بڑے بجٹس ہیں، اور ابھی جو اس سال PDM نے بجٹ دیا ہے، آپ کو حیرانی ہوگی کہ اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ لیں اور صوبوں کا بجٹ اور ان سب کو ہم کمبائن کریں تو وہ تقریباً 22,000-24,000 ارب روپے کا بجٹس ہیں. تو اتنے زیادہ پیسہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ اور زیادہ تر اس میں آپ کو پتہ ہے ریونیو تو 8-9 ارب سے زیادہ نہیں ہے، اس کے بعد تو آپ کو سارا جو ہے وہ قرضوں پہ لینا پڑتا ہے. تو یہ نظام اب چل نہیں سکتا. یہ مفتاح صاحب کا بھی بجٹ بہت بڑا تھا. موجودہ سسٹم چل نہیں سکتا کیونکہ اب نگران حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت تو ہے نہیں کہ جو فیصلے باقاعدہ طور پر کر سکے. وزارت خزانہ نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا پلان IMF کے ساتھ شیئر کیا ہے. کیا نگران حکومت IMF کے ساتھ مذاکرات کر کے عوام کے لیے ریلیف کا باعث بن سکتی ہے؟ کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ریلیف کہاں سے دے گی؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں تو آپ جو اپنے کسی اور اخراجات کو کم کریں اور اتنا زیادہ کم کریں کہ واقعی وہ ریلیف دینے کے آپ قابل ہو جائیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ ہمارے حکومتی اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ تر عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ اگر ترقیاتی پروگرام ہی دیکھ لیں تو وہ تو زیادہ تر MNAs MPAs کی خاطر ایسے پروگرام کیے گئے ہیں. ابھی یہ اس بجٹ میں بھی پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ جو ہے وہ ڈفرینٹ سیاستدانوں کے حلقوں میں لگانے کی ترتیب دی گئی ہے، جو بالکل جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا نقصان ہے. وہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اخراجات ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک قسم کے جو ہے پیٹرنیج ہے، اور اس کو ہمیں اکنامک بیسس پہ سارا کام کرنا پڑے گا. سو میرا خیال ہے کہ پہلا چیز تو ہے کہ یہ 22-23 ہزار ارب روپے کے جو اخراجات ہم بجٹس میں دکھاتے ہیں ان کو ہمیں سلیش کرنا پڑے گا. اور میرا مطلب ہے کہ آپ کو واقعی ایک آری کے ساتھ یہ کاٹ کے اخراجات ختم کرنے پڑیں گے، اور وہی اگر آپ نہیں کریں گے تو انہیں کٹ آف کرنا پڑے گا، اخراجات کو کم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماہر معاشیات میں جو اس وقت ایک مہنگائی کی لہر چل رہی ہے جس نے عوام کو پریشان کیے رکھا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے اس حوالے سے بات کی.
वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं अब सियालकोट में पेश आने वाले एक अंधोनाक वाक़े की ज़िशान के एक खातून है जिसे सबसे पहले मारा गया, फिर उस खातून के पेट में बच्चा था, वो हामिला खातून थी, उस बच्चे को उसके पेट से निकाल दिया गया और उसके बाद उस डॉक्टर ने ये किया कि उस खातून के टुकड़े किए और एक संदूक में रख दिए और बच्चा भी बताया जा रहा है कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सियालकोट में और पुलिस इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात कर रही है। जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी ये सामने आ चुकी है। अब देखना ये है कि कार्रवाई क्या होती है। से जो लोग हैं जो इस हवाले से मुल्जिमान हैं उनका क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। बेटियां गोलियां पीस के दित्तियां केले विच पा के ते जूस विच पा के उन्होंने पियाइयां गईयां ने, इरम ने पियाइयां ने। दूसरे कमरे च ला गई इरम ते सिरिंज लाई, सिरिंज ला के खून कड्ढिया, खून कढ़ के फिर वेख्या उन्हें बेहोश हो गई। हथ पाँव बन के मैं छुरी फिर दी गर्दन से, ऑपरेशन किया ना ते फिर बच्चा कड्ढिया, उन्हें बक्से च पाया, बक्से च पा के ते मैनूं दिता। मैं बच्चा लैके ते अपने एमरजेंसी वार्ड च खड़े मिशन अस्पताल से बच्चा मेरी लेडी डॉक्टर ने देखा, उन्हें आँखें खत्म हो गया। इसी वाक़े के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद नदीम, हमारे नुमाइंदे हैं। नदीम, ये बताइएगा कि अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं इस वाक़े से मुतालिक और कार्रवाई अब तक क्या हो पाई है? की दास्तान का मामला है। जेली डॉक्टर ने हामला हतून को कत्ल करके पेट से बच्चा निकाल लिया। हतून को कत्ल करने के बाद उसकी जो लाश थी उसको संदूक में बंद करके रख दिया था। हतून को पुलिस ने जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाली जो हतून है इन्होंने होशबार इंकशाफात किए हैं। कातला अजीज़ा और इरम नामी हतून जो मिलकर इन्होंने ये प्लान तरतीब दिया था। अजीज़ा अपनी बेटी बे औलाद थी जिसको बच्चा देना चाहती थी, जिसके बाद सुन न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू में बताया है कि डॉक्टर की बीवी जो इरम है इसने हतून के साथ मिलकर प्लान तरतीब दिया और तरतीब देने के बाद इरम ने जो है ना वो उसको जो मकतूला थी इसको अपने घर में बुलाया। घर में बुलाने के बाद इसको नींद की टैबलेट दी। नींद की टैबलेट देने के बाद इसके जो हाथ थे वो बांध कर इसका जो गला था वो काट दिया। जो अजीजा नामी हतून है इसने इसका गला काटा है। गला काटने के बाद नदीम, आप साथ ही रहिएगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ज़ियाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा अब तक कार्रवाई क्या की गई है और ये जो मुबैना जाली डॉक्टर है ये कब से ये प्रैक्टिस कर रही थी और क्या इस हवाले से पहले कोई नोटिस नहीं लिया गया था? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मामला कुछ इस तरह से है जी कि ये 27 तारीख को जो था पुलिस के पास जो मकतूला है रफिया बीबी, उसका शौहर जो है वो आता है ज़हीर अली शाह और अपनी खातून की गुमशुदगी के बाबत जो है वो हमें मतलब बताता है कि उसकी बीवी जो है वो कल से लापता है। तो उसकी बिलफौर जो है वो FIR का इंदराज होता है और उसकी तलाश बरारी जो है वो शुरू की जाती है। तो उसी वक्त उसी दौरान जो था तलाश बरारी में बेसिकली वहाँ से CCTV कैमरे से हमें ये एक क्लू मिलता है कि जो रफिया है वो जिस घर में रहायश पजीर थी उसी ही घर में उसके साथ वाले घर में जहाँ पे ये इरम नामी जो औरत है रहायश पजीर थी उसी मोहल्ला में, तो उसके घर में दाखिल होती हुई दिखाई देती है। तो जब वो अंदर जाती है लेकिन फिर CCTV की सारी रिकॉर्डिंग जब देखी गई तो वो बाहर बिल्कुल वहाँ से नहीं आई और उसके ब्याह पर जब ज़ियाउल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि ये जाली डॉक्टर यहाँ पर कितने अरसे से मौजूद थी? क्या पहले भी कुछ शिकायत इस हवाले से सामने आई थी? ऐसी इस बाबत कोई नहीं इतला मिली थी। बेसिकली इरम जो है इसका खामन जो है वो अताई डॉक्टर है। इरम जो है वो उसकी खातून है, उसकी बीवी है और इरम ने ये जो प्लान था अजीजा बीबी के साथ मिलकर बनाया था, जिसमें फर्दर उसमें एक्सप्लोर जब हुआ तो ये सिचुएशन नजर आई कि अजीजा बीबी की एक बेटी है जो बे औलाद है और ये लोग जो थी अजीजा बीबी और इरम ये उस रफिया को प्रेशराइज कर रहे थे अपना उस बच्चा देने के लिए, क्योंकि वो 7 माह की हामला थी। ये जो बच्चा है वो अजीजा जो खातून है उसकी बेटी को दे दे, बट वो मुजर रही कि नहीं ये मेरा बच्चा है और मैं इस तरह अपना। तो ज़ियाउल्लाह साहब अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? कि इरम और अजीजा जो बीबी हैं वो दोनों जो हैं वो पुलिस कस्टडी में ज़ेर हिरासत हैं और मजीद जो है उनके ऊपर उस बच्चे के बारे में बताइएगा कि क्या वो बच्चा अभी जिंदा है, उस हवाले से डिटेल बताइएगा। अनफॉर्चुनेटली वो जो बच्चा था 7 माह का जिसको माँ का पेट चाट करके निकाला गया था
उस बच्चे को लेकर ये पसरूर रवाना हुई अजीज़ा बीबी। फिर बच्चा जो है था उसकी डेथ हो गई और उसको उन्होंने उसकी तदफीन की और बाद में फिर उस बच्चे की जो बॉडी थी उसको हमने रिकवर किया, तो वो बच्चा भी माँ की तरह जानवर नहीं हो सका। ठीक है, तो अभी ये जो मुल्जिमान हैं इनके खिलाफ क्या चालान तैयार कर लिया गया है, कब तक पेश किया जाएगा? जी, इनके खिलाफ जो पहले सेक्शन ऑफ लॉ में अमेंडमेंट की है, अभी इन दोनों को 302 में जो है वो हमने चार्ज किया है और ये प्रॉपर्ली अरेस्ट हो चुकी हैं और बाकी अभी ये रिमांड पर हैं। तो जैसे ही वो सारा प्रोसीजर हमारा पूरा होता है तो दोनों को बाकायदा ज़ियाउल्लाह साहब, उम्मीद करते हैं कि करार वाकई सज़ा दी जाएगी जो कि इस वाक़े में मुलविस होंगे। बहुत शुक्रिया एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मियां मोहम्मद नदीम हमारे नुमाइंदे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और सिंध में ज़िला कंबर की तहसील शहदाद कोट से खबर देते हैं, जहां पर मुबैना तौर पर जहरीली लस्सी पीने से एक ही खानदान के 4 अफराद जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक वाकया शहदाद कोट के गांव गौस बख्श बरोही में पेश आया, जहां डीजी हेल्थ सिंध ने वाकये की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है। लस्सी और खाने के नमूने हासिल करने की हिदायत भी सादिर की हैं। राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। राव अफनान, आगाह कीजिएगा, इस वाकये के हकायक कब तक क्या सामने आ सके हैं? राव अफनान, आप सुन पा रहे हैं? जी, राव अफनान बताइएगा, ये जो शहदाद कोट का वाकया है, कंबर शहदाद कोट का, जहरीली लस्सी पीने से 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, हकायक क्या सामने आए? जी बिल्कुल, महकमे सेहत की जानिब से नोटिस तो लिया गया था, लेकिन ताहाल जो है वजूहात सामने ना आ सकी। 4 अफराद जो है वो इसमें इंतकाल कर चुके हैं। मजमूई तौर पर 11 अफराद मुतासिर हुए थे। जो 4 इंतकाल कर गए, उन टीमा की उम्र 13 साल है, मैमूना की उम्र 14 साल है, बिल्की 17 साल की है और हाजरा नामी खातून जो है जिसकी उम्र 50 साल बताई जाती है, वो इस लस्सी पीने मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उसकी वजह से इंतकाल कर गई थी। जबकि 2 बच्चे समेत 4 अफराद को बचा लिया गया है। 3 की हालत इंतहाई खतरनाक है और उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। तो इब्तदाई मालूमात ये है कि तिब्बी जो इन्हें इमदाद दी जा रही है, महकमा सेहत सिंध ने नोटिस भी ले लिया है। डीजी हेल्थ सिंध को जो है इस हवाले से तहकीकाती अफसर भी लगाया गया है और वो इस वक्त तहकीकात कर भी रहे हैं, लेकिन ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। जिम्मेदारान कौन है, ठीक है, तहकीकात जारी है। देखना ये है कि इन तहकीकाती रिपोर्ट का कब तक जो है नतीजा सामने आता है। बहुत शुक्रिया, राव अफनान हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डेरा बुगटी का सबसे अहम इलाका पीर को मादनियात के हवाले से बहुत अहम इलाका है। पीर को गैस फील्ड ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL यहाँ ऑपरेट करने के साथ साथ मुल्क भर के घरेलू सार्फिन इसी गैस फील्ड से मुस्तफीद होते हैं। कुदरती गैस से ज़खायर से माला माल ये इलाका न सिर्फ बुनियादी सहूलियात से महरूम है बल्कि इसकी मरकजी शाहरा भी खस्ता हाल हो चुकी है। मजीद बात करते हैं फाइक अली बुगटी से। फाइक, बताइएगा। मौजूद हूँ डेरा बुगटी के सब तहसील पीरको के मैन कौमी शाहरा पर, जो अरसा दराज से इस रोड पर मरम्मती काम ना होने की वजह से इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे यहाँ पर गुजरने वाले राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बताता जो मैन कौमी शाहरा है, जो कि पीरको के अवाम को डेरा बुगटी और डेरा बुगटी से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मिलाने वाला जो मैन कौमी शाहरा है, जो कि यहाँ पर अरसा दराज से इस रोड पर मरम्मती काम ना होने की वजह से इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे यहाँ पर गुजरने वाले राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर पीरको की आबादी की हवाले से बात करें तो डेरा पीरको की तकरीबन 60 से 70 हज़ार आबादी वाला पीरको के जो मैन कौमी शाहरा है, वो अरसा दराज से मरम्मती काम ना होने की वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो पीरको के अवाम ने वफाकी हुकूमत से अपील करते हुए कहा, खुदारा इस रोड की मरम्मती काम की जाए ताकि यहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर हैं उनकी मुश्किलात में कमी हो। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रायबंद रोड पर मौजूद फ्लाई ओवर महकमा हाईवे की नाअहली और गफलत की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। काशिफ रमजान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। काशिफ, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, किसी ने नोटिस क्यों नहीं लिया? इस वक्त रायबंद फ्लाईओवर के दाखिली रास्ते पर मौजूद हूँ। अगर इस फ्लाईओवर की बात की जाए तो महकमा हाईवे की नाअहली और गफलत की वजह से ये फ्लाईओवर का दाखिली रास्ता जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज यहाँ पर हादसात का होना मामूल बन चुका है। मुतअद्दिद हादसात में यहाँ पर कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इस फ्लाईओवर से गुजरकर रेस्क्यू की गाड़ियां भी जाती हैं, जो इस फ्लाईओवर में गैर के दाखिली रास्ते पर गहरे खड्डे होने की वजह से मुतअद्दिद बार वो यहाँ पर फंस चुकी हैं और एम्बुलेंस में मौजूद मरीज जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दूसरी जानिब इस फ्लाईओवर के दाखिली रास्ते के टूटने की असल वजूहात इस फ्लाईओवर के साथ जो बस्ती मौजूद है उसके सिवरेज सिस्टम का
कोई निज़ाम मौजूद नहीं जिसकी वजह से सीवरेज का गंदा पानी इस फ्लाईओवर के दाखिली रास्ते पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यह आए रोज मजीद। ठीक है, काशिफ रमज़ान हमें आगाह करे थे। उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना है। खुदा हाफिज़।